दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख, द बायकॉट बैन तथा द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज महाराष्ट्राज न्यू सोशल बायकॉट लॉ, व्हाई इट वाज ब्रॉट, व्हाट विल इट डू के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के सोशल इश्यूज खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून की जरूरत। असल भारत की सच्ची तस्वीर यदि देखनी हो तो निश्चित रूप से गांव का रुख कीजिए, क्योंकि सच्चा भारत तो गांवों में बसता है। गांव सिर्फ प्राकृतिक हरियाली ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर, पारिवारिक पहचान और सामाजिक समरसता के लिए जाने जाते हैं। गांव में आज भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था और सामाजिक मेलजोल का भाव मौजूद है, लेकिन यह भी सच है कि उसी गांव में आज भी सर्वाधिक जाति विभेद और छुआछूत आदि भी प्रचलन में है। यानी गांव सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि कुरूपता के लिए भी पहचाना जाता है। भारतीय समाज में आज भी जाति, लिंग, संप्रदाय और आर्थिक आधारों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार होता है। हद की बात यह है कि जिस दिन एक दलित रामनाथ कोविंद ने देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी दिन आंध्र प्रदेश के 300 दलित सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कंप्यूटर युग में इस तरह के दकियानूसी फैसले होना, जिनका कोई आधार ही नहीं है, क्या जायज कहा जा सकता है? आज भी ग्रामीण अंचल में ऐसी घटनाएं बहुतायत से होती हैं जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के स्वयंभू ठेकेदारों का कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों का सिर झुकाकर पालन न करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसे हुक्का पानी बंद करना कहा जाता है। इस कुरीति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कानून 2015 पारित किया था, जिसे हाल ही में राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। अब इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसलिए सवाल उठता है कि महाराष्ट्र का नया सामाजिक बहिष्कार कानून क्या है, इसे क्यों लाया गया है और यह कानून क्या करेगा? क्या सामाजिक बहिष्कार संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार के विपरीत नहीं है? क्या ऐसे कानून की आवश्यकता अन्य राज्यों में नहीं है? कुल मिलाकर मूल सवाल यही है कि सामाजिक भेदभाव से निपटने के लिए क्या ऐसे कानून जरूरी हैं? इस नए कानून को जानने से पहले सामाजिक बहिष्कार क्या है, यह जानना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। हालांकि सामाजिक बहिष्कार की कोई समुचित परिभाषा नहीं है, इसलिए उसे कुछ लक्षणों से पहचाना जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार से दंडित व्यक्ति व उसके परिवार का जीवन नारकीय हो जाता है। पूरे गांव समाज में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही कोई बातचीत करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है। उस बहिष्कृत परिवार को कुएं या हैंडपंप से पानी लेने, तालाब में नहाने, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने, पंगत में साथ बैठने की मनाही हो जाती है। यहाँ तक कि उसे गांव में किराना दुकान से सामान खरीदने, मजदूरी करने, शादी ब्याह जैसे सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है, जिसके कारण वह परिवार गांव में अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुंच जाता है तथा गांव में रहना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक पंचायतें कभी कभी सामाजिक बहिष्कार हटाने के लिए भारी जुर्माना, अनाज दंड, शारीरिक दंड व गांव छोड़ने जैसे फरमान जारी कर देते हैं। सामाजिक बहिष्कार के कारण विभिन्न स्थानों से आत्महत्या, हत्या, प्रताड़ना व पलायन की खबरें लगातार समाचार पत्रों में आती रहती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की खाप जाति पंचायतों के सामाजिक बहिष्कार के अमानवीय फैसले समय समय पर समाचार पत्रों में रहते हैं। भारत में सामाजिक बहिष्कार का सर्वाधिक शिकार अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग होते हैं। हालांकि सामाजिक बहिष्कार को सीधे तौर पर परिभाषित करना कठिनतम है, लेकिन समय समय पर दिए गए न्यायालय के फैसलों तथा अन्य सामाजिक कृत्यों को देखने के बाद इस कानून में कुछ बातें कही गई हैं। यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे सदस्य या समूह को किसी भी सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाज या समारोह को देखने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, तो यह सामाजिक बहिष्कार प्रतीत होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक या सामुदायिक समारोहों, लोगों के जमावड़े, मंडली, बैठक या जुलूस में भाग लेने से यदि रोका जाता है तो इसे सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह जाति पंचायतों, धर्म, रीति रिवाजों के नाम पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को चुनौती देना या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने से रोकना या इसका अधिकार न देना आदि को भी सामाजिक बहिष्कार माना जाएगा। इस मामले में स्वतंत्रता की परिभाषा में विजातीय विवाह
किसी भी धर्म स्थल में जाने की छूट, अपनी पसंद के वस्त्र पहनना और किसी भी भाषा का उपयोग करना आदि शामिल है। नैतिकता, राजनीतिक झुकाव या लैंगिक आधार पर भेदभाव भी सामाजिक बहिष्कार ही माना गया है। इसी प्रकार दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ किसी विशेष स्थान पर बच्चों को खेलने से रोकना, श्मशान, कब्रिस्तान, सामुदायिक भवनों या शिक्षण संस्थानों में जाने से रोकना भी सामाजिक बहिष्कार माना गया है। कहने का मतलब यह कि सामाजिक बहिष्कार की परिधि में व्यक्तियों के समस्त सामाजिक क्रियाकलापों को समेटने की कोशिश की गई है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र में ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो इस संदर्भ में कई बातें कही जा सकती हैं। पहला, महाराष्ट्र में इस कानून का जन्म जाति पंचायतों द्वारा अतिरिक्त न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर लोगों पर होने वाले अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं के दबाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। दूसरा, महाराष्ट्र में बढ़ती सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं ने इस कानून की अनिवार्यता को निकट ला दिया। राज्य के रायगढ़, रत्नागिरी, रोहा और नासिक जिलों में ऐसे सबसे ज्यादा मामले सामने आए। तीसरा, पूर्व के कानूनों का प्रभावी न होना भी इस कानून के बनने की पृष्ठभूमि रचने में सहायक साबित हुआ। प्रचलित कानूनों को अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है या सजा से बचने के लिए उपाय खोज लिए जाते हैं, इसलिए एक ठोस कानून की जरूरत थी। इस तरह इस कानून को बनाने से पहले राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति बनाई गई। इस कानून को बनाने के पीछे तर्क यह दिया गया कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और यहाँ सामाजिक सुधारों की परंपरा रही है। ऐसे में सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह कानून लाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि राज्य में परंपरा, जाति और समुदाय के नाम पर लोगों पर अत्याचारों के मामले काफी बढ़ गए थे। इसलिए सामाजिक बहिष्कार से कड़ाई से निपटना जरूरी था। जाति और सामुदायिक परंपराओं का हवाला देते हुए जाति पंचायत या समूह के नाम पर मुट्ठी भर लोगों द्वारा किए गए अत्याचार यदि मनुष्य की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कि सामाजिक बहिष्कार हमेशा संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यदि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, तो फिर गांव के किसी भी स्वयंभू क्षत्रप द्वारा किसी को समाज बहिष्कृत करने का अधिकार कैसे हो सकता है। एक तरफ हमारा संविधान अनुच्छेद 21 में हमें गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ ये स्वनाम धन्य प्रधान हमें विजातीय विवाह करने या जींस पहनने या मोबाइल खरीदने से रोकने की बात करते हैं। एक तरफ संविधान का मौलिक अधिकार 19 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ ये खापनुमा पंचायत लोगों को मौत तक का फरमान सुना देते हैं। क्या एक आजाद मुल्क में ऐसी समांतर और मनमाने कानून चलाए रखने की इजाजत दी जा सकती है? इसलिए इससे निजात के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। अब यदि बात करें इस कानून की, तो यह विधेयक 13 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया था। राज्य में सामाजिक बहिष्कार की कुछ घटनाओं के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यह मसला सरकार के समक्ष रखा था। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून से जातीय भेदभाव दूर करने में मदद मिलेगी और जाति पंचायतों पर भी रोक लग सकेगी। कोई भी संगठन यदि जाति के आधार पर कोई फतवा जारी करता है, पीड़ित पर जुर्माना लगाता है, तो उससे जुर्माने की राशि वसूल कर पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान है। सामाजिक बहिष्कार के मामलों को देखने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को स्कूल, क्लब व मेडिकल सुविधाएं हासिल करने से रोका जाता है, तो इसे भी सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में माना जाएगा। जाति पंचायत के फैसले का समर्थन करने वाले भी दोषी माने जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया यह नया कानून जाति, समुदाय, धर्म, अनुष्ठान या रीति रिवाजों के नाम पर सामाजिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देता। यदि ऐसा कोई कृत्य होता है तो इस कानून के तहत 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है। जहां तक इस कानून के द्वारा भेदभाव रोकने का सवाल है, तो यदि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या जानकारी मिलती है कि सामाजिक बहिष्कार करने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोग एकत्र हो रहे हैं या ऐसा होने की संभावना है, तो वह अपने आदेश द्वारा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा सकता है।
सामाजिक बहिष्कार का अपराध साबित हो जाने पर 3 साल तक जेल की सजा या 1 लाख रुपए तक का दंड या दोनों लगाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा इसके लिए उकसाने पर इसी सजा का प्रावधान रहेगा। सामाजिक बहिष्कार का अपराध संज्ञेय और जमानती माना गया है तथा इसकी सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी। फिर भी यदि सामाजिक बहिष्कार के आरोप को साबित करने के ठोस प्रमाण हैं तो इस नए कानून में भारतीय दंड संहिता धारा 34, 120A, 120B, 149, 153A, 383 से 389 और 511 के तहत आरोप दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए चार्जशीट दायर करने के 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। इस तरह यदि देखा जाए तो सामाजिक बहिष्कार का दंश जितना तल्ख है उतना ही सख्त है यह कानून। इसलिए निश्चित रूप से अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर यदि कहें तो सामाजिक बहिष्कार एक परिपक्व लोकतंत्र के दामन में चस्पा बहुत बड़ा दाग है। यह सदियों से चली आ रही एक व्यापक सामाजिक रूढ़ि है। राजनीतिक व्यवस्था बदलने और संविधान लागू होने के लगभग 70 साल बाद भी यदि यह जारी है तो निश्चित रूप से इसे सख्ती के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसे यह भी एक मान्य सत्य है कि समाज में प्राप्त सुविधा और संस्कारों को लाभार्थी पक्ष स्वयं छोड़ने को कदापि तैयार नहीं होता। इसलिए कानूनी सख्ती जरूरी है। अतः इस संदर्भ में बनाया गया महाराष्ट्र सरकार का यह सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कानून समीचीन है। हालांकि कानून तो सही है लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर शंका जरूर होती है। देश में कानूनों की कमी नहीं है लेकिन उसका पालन सही से नहीं किया जाता, इसलिए वो बेअसर साबित होता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून कितना सार्थक साबित होता है। लेकिन यह जरूर है कि इस प्रकार के कानून देश के अन्य राज्यों में भी लाए जाने की जरूरत है ताकि सही मायने में सामाजिक न्याय सुरक्षित की जा सके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत निर्मित हो सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा कानून किसी को खुश या नाराज करने के लिए नहीं बल्कि संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है। अतः इसे अदब से मंजूर करना भारत को एक कदम आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक बहिष्कारों के आधारों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि मौलिक अधिकारों के बावजूद इस तरह का कृत्य क्यों जारी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कानून 2015 का मूल्यांकन कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि IAS की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि IAS YouTube चैनल का WhatsApp नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें WhatsApp कर दें।